हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। आज लेकर आया हूं एक ऐसी वीडियो जिस वीडियो का आप सब लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था कि सर इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स लास्ट टाइम पर हमें जरूर पढ़ने चाहिए ताकि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। पूरे साल भर में तो सर हम लोगों ने प्रिपरेशन नहीं करी, लेकिन लास्ट के इस टाइम के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जरूर डिस्कस कर लीजिए जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं और उन एरियाज को या फिर उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे यहां पर जहां से आपके एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पिछले ट्रेंड्स के बेसिस पर क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछने लग रहा है। तो सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में यहां पर बात होगी, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे इकोनॉमी वाला पोर्शन हो, चाहे स्टैट्स वाला पोर्शन हो, चाहे आप सब लोगों का मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हो। सारे के सारे पोर्शंस को आइए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से मस्ट टू डू टॉपिक्स है सीयूटी 2025 के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के। इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं सब्जेक्ट के तौर पर बात करता हूं तो यहां पर कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर, ये वाली जो यूनिट है, ये पूरी की पूरी यूनिट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रखती है। कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं डिमांड की बात करता हूं तो डिमांड के अंदर आप लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन को जरूर देखते हुए पाएंगे कि आपके एग्जाम के अंदर वहां से क्वेश्चन आने लग रहा है, राइट। इसके बाद यूटिलिटी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल सकता है, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी को जरूर आप लोग करिएगा और इसको प्रायोरिटी बेसिस पे कर लीजिएगा इस टॉपिक को। देन इंडिफरेंस कर्व से आपको प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व से आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं तो आप सब लोगों को पता है कि आइसोकॉन्ट कर्व जो होता है, आइसोकॉन्ट कर्व जो होता है वो कुछ सिमिलर ही होता है किसके, आपके आईसी कर्व के। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैचिंग प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप सब लोग आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज को यहां पर कवर कर लेते हैं तो उसके साथ में आपके आइसोकॉन्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो भी कवर हो जाती है, इसलिए ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी आपने डेफिनेटली करनी है। कंज्यूमर सरप्लस वाला टॉपिक जो है वो आपने जरूर करना है, और कंज्यूमर सरप्लस आप जब करें तो यहां पर आप बेसिकली टू कमोडिटी केस को जरूर कवर करने की कोशिश करें। टू कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर सरप्लस के अंदर कैसे पहुंचेगा उसके बारे में आप लोग को डेफिनेटली कवर करना है। देन हमारे पास आता है प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, और तीसरा आपके पास कॉस्ट फंक्शन। ये तीनों इंपॉर्टेंट एरियाज है, यहां पर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर ये तीन एरियाज ऐसे हैं जिनको आपने डेफिनेटली कवर करना है। सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की बात की जाए, दूसरा आपके पास रिटर्न टू स्केल है, दूसरा आपके पास कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन जब आप कवर करें तो जरूर आप सब लोगों को, राइट, कॉस्ट कर्व्स को भी बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कॉस्ट कर्व्स जो है वो कैसे बनते हैं। एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसे बनता है, राइट। एवरेज कॉस्ट अगर आप निकालते हैं तो उसका कर्व कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका कर्व कैसे होता है। तीनों के अगर कॉम्बिनेशंस की बात कर दी जाए तो तीनों के केस में कर्व जो है वो कैसे बनते हैं। तो जितने भी कॉस्ट आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सारे के सारे कर्व्स जो है वो आप लोगों को जरूर कवर कर लेने हैं। लास्ट आपके सामने आता है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। और जब प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर आप कंपटीशन के बारे में बात करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्टिक, ड्यूओपोली एंड ओलिगोपोली मॉडल्स, इनके मॉडल्स कर रहे हैं बेटा। इनके मॉडल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात कि आपके इस यूनिट के अंदर अगर मैं बात करने लग रहा हूं तो ये मॉडल्स है, राइट। जैसे कि ओलिगोपोली के अंदर कौन कौन से मॉडल्स आ सकते हैं, उन मॉडल से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परफेक्ट कंपटीशन से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मोनोपोली से या फिर ओलिगोपोली से। इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जा सकता है। एफिशिएंसी और वेलफेयर की अगर बात की जाए तो एफिशिएंसी और वेलफेयर के अंदर आप लोग बात करेंगे प्योर एक्सचेंज की और प्रोडक्शन की। तो एफिशिएंसी और वेलफेयर के अंदर इक्विलिब्रियम एंड एफिशिएंसी कब, प्योर एक्सचेंज के अंदर। और प्रोडक्शन की बात जब की जाए तो ये वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इस वाले टॉपिक को भी आप लोगों ने जरूर कवर करना है। तो यहां पर
जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए, और आप सब लोगों ने डेफिनेटली इन सारे टॉपिक्स को कवर भी करा होगा। अब आगे बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर अगर बात की जाए तो मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, ये इंपॉर्टेंट है। और जब मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम की बात की जाती है तो यहां पर आपके तीनों मेथड्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिए गए मेथड्स के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को कंप्यूट करके बताइए। तो इसलिए वहां पर उस टॉपिक की वेटेज ज्यादा है किसकी, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग इनकम की। तो नेशनल इनकम का टॉपिक जब आप लोग करें तो इस यूनिट के अंदर कुछ पढ़े या ना पढ़े, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग इनकम जो है उसको जरूर आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी लगाना है। देन आता है इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। यहां पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, राइट, आपने बेसिकली पढ़ा भी होगा ये, राइट, बेसिक से कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल एंड केनेशियन थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने डेफिनेटली करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों ने जरूर करना है वो है आपकी क्लासिकल एंड केनेशियन थ्योरी। और ये सारी की सारी थ्योरीज जो है वो मैंने आप लोगों को बता रखी है, आप मेरी वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, वहां पर मैंने इनको डिटेल में बता रखा है। देन हमारे पास आता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी के अंदर आपको हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट और मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो वो पढ़ना है। मनी क्या है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बेसिक सी बातें हैं वो आपको पता होगी तो वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जामिनर। मनी मल्टीप्लायर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाई पावर्ड मनी वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। आरबीआई के रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई का रोल क्या है, राइट। यहां पर आप सब लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी बात करेंगे, आरबीआई कब बना था, आरबीआई किस एक्ट के थ्रू आया था, राइट, आरबीआई के अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है, आरबीआई का ऑफिस कहां पर है, इसकी वर्किंग कैसे है, कैसे वर्क करता है आरबीआई, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, राइट। उसके बाद आप बात करेंगे क्वांटिटेटिव थ्योरीज ऑफ मनी, ये इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर, क्वांटिटेटिव थ्योरीज के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। और लास्ट आपके पास फिलिप कर्व, फिलिप कर्व जरूर करिएगा, फिलिप कर्व नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस यूनिट के अंदर। देन हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द इंडिया, इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों लेकर आता है, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। सेम सेंस पर गवर्नमेंट लेकर आती है फिस्कल पॉलिसी, जिसको कि आप लोग बजटरी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी रेलिवेंस रखता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ये यूनिट के अंदर आपने ये चीजें करनी है। और आगे भी चलते हैं, रिलेटिव एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप लोगों ने जरूर करना है, राइट। आप बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस, फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर आप लोगों ने इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी, आपने कैपिटल की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी, आपने रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी, और ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ी हुई है। ये भी पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले से, कि इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले की मदद से हम लोग जो है वो कैसे यहां पर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हमने रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी तो वहां पर हम लोगों ने फॉर्मूले जो है वो बहुत ज्यादा डिराइव किए थे। एज इट इज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वहां से बनता हुआ आप लोगों को नजर आ सकता है। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेरेटर, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेरेटर का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल में वैसे तो कर रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओपन इकोनॉमी मॉडल्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर मोंडल्स एंड फ्लेमिंग मॉडल इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप ISLM कर्व के बारे में बात करते हैं, BP कर्व के बारे में बात करने वाले हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट से बेसिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से आपके करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सचेंज रेट और उसके डिटर्मिनेशंस के रिलेटेड यहां पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। परचेजिंग पावर पैरिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पिछले ट्रेंड्स के अंदर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन आया भी है, तो एक आधा क्वेश्चन, और अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं की है या फिर नहीं पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है हैरोल्ड डोबरा मॉडल, राइट। कौन है, हैरोल्ड डोबरा मॉडल एंड सोलो मॉडल, ये इस पूरी की पूरी यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी थ्योरीज हैं
राइट, वो थ्योरीज सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो थ्योरीज करना तो आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है सर। थ्योरीज आपने डेफिनेटली करनी है, क्योंकि अगर आपने थ्योरीज नहीं की तो आप मान कर चलिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज एग्जाम के अंदर थ्योरीज के देखने के लिए मिल जाएंगे। देन हमारे पास आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन, मोड, इनके बीच के रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और इनसे इंपॉर्टेंट है इनके फॉर्मूलाज और उन फॉर्मूलेस का इंप्लीमेंटेशन। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपके पास एज इट इज फॉर्मूला दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर निकालिए, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको मैच दी फॉलोइंग के तौर पर भी क्वेश्चन दिखाया जा सकता है कि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डेविएशन का क्या है, बाउलीज का फॉर्मूला क्या है, राइट, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। कोरिलेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से आपकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन से क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल रिग्रेशन मॉडल्स के अंदर, सिंपल रिग्रेशन मॉडल के अंदर आप लोग रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे, रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। यहां पर भी आपकी प्रॉपर्टीज और आपके फॉर्मूलाज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पॉइजन थ्योरम आती है, उसके बाद आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, वहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मैथमेटिकल मेथड्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट यूनिट आप लोग को बता देते हैं, जैसे कि सेट एंड वेक्टर है। सेट एंड वेक्टर से आप एक क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। फंक्शंस ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल, ये वाला पोर्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम से क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। लीनियर प्रोग्राम प्रोबेबिलिटी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, तो ये करना जरूरी है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं आ सकता सर? आ सकता है और आया भी है इसका क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता या फिर नहीं आया इसका क्वेश्चन, लेकिन सर ये थोड़ा सा आपको लेंथी पड़ेगा, आपको सीखने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लास्ट समय के अंदर आपको ये टॉपिक मैं बताने लग रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपने एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को ध्यान से पढ़ना है। एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को कब से पढ़ना है? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए तो उससे पहले इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा था, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, ब्रिटिशर्स के इंडिया में जाने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ा। फिर उसके बाद रेलवे और इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी एंड स्टेट इन द इंपेरिकल कंटेक्स्ट, यानी कि ब्रिटिशर्स के कंटेक्स्ट में पूरी की पूरी इकोनॉमी को समझना। इंपेरिकल प्रायोरिटीज क्या थी उस समय पर इंडियन इकोनॉमी के अंदर? ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट, कैपिटल का कॉन्सेप्ट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, राइट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी, राइट, उसके अंदर बात करेंगे जैसे कि 1991 के अंदर आई थी, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात हुई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो आप बेसिक लेवल पर पढ़कर आए हैं, उससे एडवांस लेवल पर आपको ये चीजों को समझना पड़ेगा। और लास्ट में आपके लिए इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, और इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आप डेफिनेटली अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोग को डेफिनेटली क्या करने हैं और किसी भी कीमत पर आप इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर जो है वो आ जाए। और ये टॉपिक्स हमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, तो इन टॉपिक्स को स्किप करना मत भूलिएगा। थैंक यू।